नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलोअप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर और ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। गणों के अधिपति श्री गणेश घर घर में विराजमान हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र में 144 धारा लागू की गई है। आपको बता दें कि धारा 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जारी रहेगी। वहीं इस पर श्रद्धालुओं को घर में रहकर ही भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार पब्लिक प्लेस पर भारी मात्रा में लोगों को इकट्ठा होने की भी वर्जित है। गणों के अधिपति श्री गणेश जी घर घर में विराजमान हो गए हैं। देश भर में गणपति उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में धारा 144 को लागू किया गया है। ये धारा 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान किसी को भी पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को घर पर ही रहकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। एक दिन पहले यानी गुरुवार को राहुल गांधी कटरा से पैदल चलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। आज यानी दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत कर मौजूदा हालातों, आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया। आपको बता दें, पिछले एक महीने के अंदर राहुल गांधी दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर जा सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। एक दिन पहले गुरुवार को राहुल गांधी ने कटरा से पैदल माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और आज दूसरे दिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की और साथ ही पार्टी के नेताओं को संबोधित भी किया। राहुल गांधी के स्वागत के जरिए कांग्रेस प्रदेश में अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। राहुल ने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर मौजूदा हालातों और आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। राहुल गांधी ने एक महीने में दूसरी बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। राहुल गांधी का जम्मू दौरा सियासी दलों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उपचुनावों का ऐलान हो गया है और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि भवानीपुर की सीट पश्चिम बंगाल में उपचुनावों के लिए एक बड़ी सीट बनकर सामने आ रही है, क्योंकि इस सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पर्चा दाखिल कर दिया है और बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी के सामने खड़ी होंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने यह जरूर कहा था कि उनका प्रत्याशी उस सीट पर उतरेगा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ना ही इस सीट पर कोई प्रत्याशी उतरेगा और ना ही किसी के लिए प्रचार किया जाएगा। तो देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे पाती हैं, क्योंकि क्रिकेट और सियासत ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर कभी भी पासा पलट सकता है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है और ममता बनर्जी के सामने बीजेपी से प्रियंका टिब्रेवाल इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी। तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को उपचुनाव होना है और भवानीपुर की यह सीट उपचुनावों से मद्देनजर सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी भी माफिया या बाहुबली को टिकट नहीं देगी। इसके साथ ही मायावती ने मऊ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें कि AIMIM ने मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्याओं समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। वहां ऐसे में सवाल ये किया कि मायावती को आज ही टिकट काटने की याद क्यों आई। क्यों मुख्तार पर तो काफी समय से आपराधिक मामले हैं, लेकिन वहीं AIMIM ने मुख्तार अंसारी को टिकट का ऑफर दिया है। इतना ही नहीं, AIMIM प्रवक्ता असीम वकार ने बीएसपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान पैसा देकर बीएसपी से टिकट ना खरीदे। चंडीगढ़ में शुक्रवार को बीजेपी के प्रवक्ताओं, पैनलिस्ट और सोशल मीडिया की टीम की
महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और संगठन मंत्री रविंद्र राजू के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस मैराथन बैठक में पार्टी के पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को ये गुरुमंत्र दिया गया है कि विपक्ष के जो भी हमले सरकार और संगठन पर है उनका मजबूती के साथ जवाब दिया जाए। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर पार्टी लोगों के बीच में जाएगी और जो जन कल्याणकारी नीतियां पिछले 7 साल में हरियाणा में शुरू की गई है उनका प्रचार प्रसार करेगी। इस बैठक में सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की है उसको तोड़ने के लिए मजबूती के साथ और जोरदार तरीके से पार्टी और सरकार का पक्ष रखने की रणनीति तैयार की गई है। करनाल में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है और निरंतर किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की कॉल का एक बार फिर बड़ा असर दिखाई दिया है। आपको बता दें कि अंबाला के शंभू बॉर्डर से पंजाब के हजारों किसानों ने आज करनाल के लिए कूच किया है। पंजाब से करनाल निकले किसानों ने सरकार को बड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांग मान ले, नहीं तो यह सरकार को काफी महंगा पड़ेगा। किसानों ने कहा है कि उनका मुख्य मुद्दा एसडीएम पर कार्रवाई करवाना और उसके साथ साथ कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। करनाल में किसानों पे हुई लाठीचार्ज के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं। वहीं आज समालखा में भी एक किसान टावर पर चढ़ा हुआ है। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं लेकिन किसान नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है लेकिन किसान जिद पर अड़ा हुआ है कि जब तक वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी वह नीचे नहीं उतरेगा। मौके पर एसडीएम, डीएसपी और आला अधिकारी है। मौजूदा लोगों ने भी किसान को बार बार समझाने का प्रयास किया है लेकिन किसान नीचे नहीं उतर रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए बेहद ही बुरी खबर है। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच रद्द कर दिया गया है। दरअसल टीम इंडिया के फिजियो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद मैच रद्द करने का फैसला लिया गया। वही मैच रद्द होने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को विजेता घोषित करने के लिए कहा है, लेकिन बीसीसीआई ने ये करने से साफ तौर पर मना कर दिया है, जिसे लेकर अब विवाद हो गया है। करीब 20 साल तक लगातार जंग लड़ने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो वहीं 11 सितंबर को तालिबान सरकार अपना गठन करने जा रही है। करीब 20 साल पहले आज ही के दिन ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा के बम हमलावरों ने अमेरिका में 9/11 को हमले को अंजाम दिया था और अमेरिकी सेना ने इस आत्मघाती हमले के बाद अफगानिस्तान पहुंचकर उनकी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका था। तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9/11 की 20वीं बरसी पर हो सकता है। करीब 20 साल पहले इस दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, जिसके पीछे ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा का हाथ था। और अब 20 साल के बाद जब अफगानिस्तान में दोबारा तालिबानियों की सरकार बनने जा रही है, तो उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए उसी दिन को चुना जिस दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर अटैक किया गया था। मेडिकल श्रेणी में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ पीजीआई ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से चंडीगढ़ पीजीआई को ये दूसरा स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के बाद चंडीगढ़ पीजीआई दूसरे स्थान पर है और पिछले 4 सालों से लगातार चंडीगढ़ पीजीआई इस मुकाम पर नाम हासिल कर रहा है और काफ़ी मापदंडों को देखते हुए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की तरफ से चंडीगढ़ पीजीआई को दूसरा स्थान दिया गया है, जिस पर चंडीगढ़ पीजीआई के प्रोफेसर जगत राम ने इसका पूरा श्रेय जो है पीजीआई के स्टाफ को दिया है। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत हुआ। वहीं कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता तो कई ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो वही आपको बता दें कि सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के जिलाधिकारी ने पूरे देशवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ये मेडल हर एक हिंदुस्तानी का है। खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। वहीं कई खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता तो कई ने सिल्वर जीता, तो वहीं कई खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि
सिल्वर मेडल जीतने वाले नोएडा के जिला अधिकारी और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यतिराज ने देशवासियों को दिल से धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि यह मेडल देश के हर व्यक्ति का है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। यह कहावत हम सब ने बचपन में काफी बार सुनी होगी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश के खिलाड़ियों ने, विशेष तौर पर युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मंच पर परचम लहराया है। उसे देखकर तो यह कहावत अब फीकी सी पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत से युवा खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर वह मुकाम हासिल कर लिया है जो अच्छे से अच्छे डिग्री लेने वाले को यह पहचान हासिल नहीं हो पाती। यही मुकाम और नाम अब हासिल किया है फरीदाबाद के ऊंचा गांव से संबंध रखने वाले पैरा ओलंपिक मेडल विजेता मनीष नरवाल और सिंगराज सिंह अधाना ने। इन दोनों खिलाड़ियों का आज बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत के तहत पूरे बाजार में, बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार जिसको कहा जाता है, फूल मालाओं से वर्षा की गई। जगह जगह पर उनको मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। जहां एक तरफ कोरोना महामारी को 2 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है और अब कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे रही है और उसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए। और वहीं कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूल हों या गैर सरकारी स्कूल हों, स्कूल तमाम जो है वो बंद हैं, क्योंकि पढ़ाई बच्चों की काफ़ी ज़ाया हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक सुंदर नज़ारा हमने आज देखा और हमने ये देखा कि यहाँ पे कुछ बच्चे, आप देखें छोटे छोटे ये बच्चे खुद ही अध्यापक बने हैं और खुद ही स्टूडेंट बने हैं और एक दूसरे को यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। ये सुंदर नज़ारा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बच्चों में शौक़ है पढ़ने के लिए और वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो, तो वहीं बच्चे जो हैं खुद टीचर बन के और खुद स्टूडेंट बन के वो एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं और अपना जो नॉलेज है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हमने एक ऐसी वीडियो भी कहीं सामने आई थी जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को छोटे छोटे बच्चे अपील कर रहे थे कि उनके स्कूल जो हैं वो खोले जाएं, लेकिन ये स्कूल कब खुलेंगे और कब नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है और इसी के साथ साथ हरियाणा के स्कूलों की रौनक भी लौट आई है। स्कूलों में विद्यार्थियों का आवागमन शुरू हो गया है। कोरोना से ज़्यादा फरीदाबाद एनआईटी के राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी किसी और बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल ये चिंता बनी हुई है स्कूल के सामने सीवरेज के ओवरफ्लो पानी की, जिसमें गिरकर कई अध्यापक व विद्यार्थी चोटिल हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए और बच्चों की सुरक्षा और सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के टीचर्स द्वारा मुख्यमंत्री को ट्विटर के माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने कोई सुध इस मामले में नहीं ली है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा नगर निगम के अधिकारियों से भी कई बार बच्चों की सुरक्षा का हवाला देकर गुहार लगाई गई है, लेकिन स्थिति यह है कि समस्या जस की तस बनी हुई है और अब अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। उनका कहना है कि अब कोरोना से ज़्यादा इस सीवरेज के ओवरफ्लो के कारण जहां बच्चों की सेफ्टी को लेकर वे काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं, वहीं अब उनके बच्चों पर महामारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। सोनीपत के कुंडली में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 1 महीने से कमरों और टॉयलेट के सामने गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी शिकायत बार बार जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर अलग अलग विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोई हल नहीं निकला। हालात ये हैं कि जहां एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए ईंटों के ऊपर फट्टे लगाए गए हैं और फट्टे भी काफ़ी अस्त व्यस्त हैं, और जहां बेटियां और छात्र जो हैं टॉयलेट में जाने के लिए फट्टे के ऊपर से होकर गुजरते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि यहाँ के चौकीदार जो हैं उनको चोट लग चुकी है। हालात ये भी हैं कि कमरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके साथ ही ग्राउंड है, ग्राउंड भी तालाब बना हुआ है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर गंदगी जो है, गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छर यहाँ पनप रहे हैं। हालात ये हैं कि ना अधिकारी सुध ले रहे हैं और ना ही स्थानीय विधायक यहाँ जाकर देखते हैं। हालांकि 1 सप्ताह पहले जरूर गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं हुआ है।
आज सुबह से अमृतसर में हो रही तेजदार बारिश से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ उनकी मुसीबतें भी बढ़ी। अमृतसर में पानी के जमावड़े के चलते जो जितने भी सड़कें थी वो तालाब में बदल गई। लोगों की दुकानें और घरों में पानी घुसने से काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों की लागत से तैयार किए गए अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य द्वार हेरिटेज स्ट्रीट पर भी पानी का जमावड़ा होने के चलते श्रद्धालुओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूरे जितना कि आसपास का एरिया है वो पूरा तालाब के अंदर बदल गया, जहाँ श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में रोजाना लाखों की गिनती में पहुंचते हैं। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर निगम डिपार्टमेंट की पोल खुली, क्योंकि लगातार नगर निगम के डिपार्टमेंट का ये दावा था कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बारिश के मौसम में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ऐसे में अमृतसर में जिस तरह के हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। आम लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे दिन बारिश होने के चलते जितने भी सड़कें थी वो तालाब में बदल गई। लोगों को काफ़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पिरथला विधानसभा क्षेत्र के गांव पनेहड़ा कला में दीपक नाम के युवा ने नेवी में सब लेफ्टिनेंट पद पर तैनात होकर जहां अपने परिवार का और गांव का नाम रोशन किया है, तो वहीं क्षेत्र की सरदारी ने आज उनके निवास पर पहुंचकर युवा का जोरदार सम्मान किया। साथ ही विधायक नैनपाल रावत ने भी उनके निवास पर पहुंचकर उनको शुभकामनाएं दी। इसी गाँव के एक युवा ने खेलो हरियाणा में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, उसका भी यहाँ पर विधायक नैनपाल की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में उनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं होनी दी जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खेल नीति है उसकी वजह से आज युवा देश में गोल्ड लेकर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के युवा ने लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। हिसार के सरकारी अस्पताल में तैनात कच्चे कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी उन्हें अपने घरों पर काम करने के लिए बुलाते हैं, और वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक उन्हें करीबन पिछले 4 महीने की सैलरी है वो भी नहीं दी गई है और बिना नोटिस थमाए ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो वहीं कर्मचारियों के धरने पर आने से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जितने भी मरीज यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं उन्हें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि कब तक इन कर्मचारियों की मांगों को प्रशासन के द्वारा माना जाएगा। भले ही केंद्र और हरियाणा सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर के करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पे खर्च कर रही हो, लेकिन नारनौल में इसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। नारनौल के गली मोहल्ले या बाजार की अगर हम बात करें तो जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है। खुद नगर परिषद के अधिकारी मानते हैं कि स्टाफ की कमी के चलते और जनसंख्या के बढ़ने के कारण पूरी तरह से सफाई नहीं हो पा रही है। यही नहीं बल्कि अब नारनौल नगर परिषद का एरिया भी बढ़ा दिया गया है और इसकी आबादी 1 लाख से भी अधिक पहुंच गई है। ऐसे में अगर सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में नारनौल में बीमारियां भी जन्म ले सकती हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने की छापेमारी। यमुनानगर के अमादलपुर स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर टीम ने छापेमारी की। टीम को शिकायत मिली थी कि यहां बिना लाइसेंस के प्लाईवुड पर ISI मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। जब टीम यहां पर पहुंची तो टीम को काफ़ी सामान मिला कि IS मार्क का बिना लाइसेंस के इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए उस सामान को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम का यह कहना है कि बिना लाइसेंस के IS मार्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शिकायत मिली थी उसके अनुसार जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर काफ़ी सामान बरामद हुआ और जो स्क्रीन की मशीन थी जिससे ISF मार्क का लगाया जाता है वो भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि ये BIS का जो एक्ट है उसका उल्लंघन है, इसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल टीम ने यहाँ पर बुढ़िया पुलिस के साथ छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान जो शिकायत मिली थी वो बिल्कुल सही पाई गई। अब देखना होगा कि टीम आगे क्या कार्रवाई करती है ताकि इस प्रकार से ISF मार्क का बिना लाइसेंस के कोई इस्तेमाल ना कर सके। विधायक परमजीत सिंह पम्मी की इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने पूर्व SP रोहित मालपानी पर टिप्पणी की है।
आपको बता दें कि बीते कल एक कार्यक्रम बद्दी में आयोजित किया गया था, जिसमें विधायक परमजीत सिंह पम्मी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उसी दौरान विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने पूर्व एसपी रोहित मालपानी पर एक टिप्पणी की है और टिप्पणी आज पूरी जो सोशल मीडिया है उस पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि विधायक परमजीत सिंह पम्मी पूर्व एसपी को ये कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्व एसपी रोहित मालपानी यहाँ से चले गए हैं और यहाँ से बहुत सारा माल पानी एकत्रित करके ले गए हैं। इस टिप्पणी के क्या मायने हैं और किस लिहाज से एसपी को इस तरह पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने कैसे उनके ऊपर यह टिप्पणी की गई है, आज सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि इस मौके पर हमने विधायक परमजीत सिंह पम्मी से भी बात करने की कोशिश की तो अपने ही बयानों से पलटते हुए नजर आए। एसपी रोहित मालपानी से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया और यहाँ तक रिपोर्टरों के फोन तक उन्होंने नहीं उठाए, जिससे अब देखना यही होगा कि ये विवाद एसपी और विधायक परमजीत सिंह पम्मी के बीच में शुरू हुआ विवाद कहाँ तक जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।